Everyone, welcome again. Today's we have the topic bronchial asthma. So here we are learn about the bronchial asthma and sign and symptom of bronchial asthma, causes of bronchial asthma, type of bronchial asthma, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation and finally management, medical and nursing मैनेजमेंट के बारे में आज किस क्लास में हम दिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ व्हीजिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग। राइट। सो ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। यह आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है आपके एयरवे का, जिसमें क्या होता है आपका एपिसोड ऑफ व्हीजिंग होना, ब्रीथलेसनेस होना, चेस्ट टाइटनेस होना एंड कफिंग होना। These episodes are often linked with the widespread but variable airflow obstruction within the lungs that is reversible either spontaneous or with treatment. Alright, so these episodes are often linked। अब ये जो सारे एपिसोड हैं, जैसे कि हमने देखा ब्रीथलेसनेस होना, चेस्ट टाइटनेस है, कफिंग है, वीजिंग है, तो all these episodes are often linked to widespread, all these are linked to widespread but variable air flow obstruction within the lungs that is reversible। either ये reversible भी हो सकता है, इधर स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और विद ट्रीटमेंट की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। राइट। सो ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रॉनिक आपकी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है आपके एयरवे में, जिसमें आपका क्या होता है एपिसोड ऑफ आपको बीचिंग होना, ब्रीथलेसनेस होना, चेस्ट टाइटनेस होना, कफिंग होना। दिस एपिसोड ऑफन लिंक टू वाइड स्प्रेड। ये सारे जो लिंक है वाइड स्प्रेड ऑफ रीजन की वजह से हो सकता है, बट वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन लंग्स में होना उसकी वजह से हो सकता है, और ये आपका इरिवर्सिबल ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस भी रिवर्स हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है बी नंबर का जो आपको कि नॉर्मल एयरवे है, और सी नंबर का जो है वो अस्थमा है। अस्थमा की वजह से आपको जो एयरवे हुआ है इसमें आपका ब्लॉकेज हो गया, एयरवे में आपका नैरो हो गया। राइट, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर जितना एयर जाना चाहिए थी उतनी एयर नहीं जा रही है। मसल्स का आपका नैरो होना, एयरवे में एयर फ्लो का आपका लिमिटेड होना, लेस होना। अगला है टाइप ऑफ अस्थमा। टाइप ऑफ अस्थमा में आपका एलर्जिक, एलर्जिक में आपका आता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस सच एज पॉलन, डस्ट माइट्स एंड फीट डेंडर्स। एलर्जिक अस्थमा आपका एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है, और जो एलर्जिक अस्थमा है वो आपको किससे ट्रिगर होता है? ट्रिगर बाय एलर्जेंस, जैसे कि सच एज पॉलन, डस्ट माइट एंड फीट डेंडर्स। नॉन एलर्जिक में आता है आपका इंट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा आपका ट्रिगर होता है बाय फैक्टर, ट्रिगर बाय द फैक्टर सच एज स्ट्रेस, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो नॉन एलर्जिक इंट्रिंसिक अस्थमा किस वजह से आपको होता है? आपका ट्रिगर होता है सच एज स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोल्ड एयर की वजह से हो सकता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से आपको कॉज होता है। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा में कौन सा अस्थमा आता है आपका? ट्रिगर बाय द फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आपको फिजिकल एक्टिविटी से आपको ट्रिगर होता है आपका एक्सरसाइज की वजह से, इधर अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से, स्ट्रेनियस एक्टिविटी से आपको ट्रिगर होता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा ट्रिगर बाय द वर्क प्लेस इरिटेंट। वर्क प्लेस इरिटेंट, आप कुछ ऐसी जगह पर आप वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में आप वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है आप, और वहाँ पर आपका पॉलन वगैरह ज़्यादा आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं आपके, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है फाइन पार्टिकल्स की वजह से। एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा ट्रिगर बाय द इनटेक ऑफ एस्प्रिन और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। राइट, एस्प्रिन मेडिकेशन लेने की वजह से और NSAIDs की वजह से भी आपको हो सकता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की वजह से भी अस्थमा हो जाता है। सो इसको क्या बोलेंगे? एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा। अगला है आपका कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा प्राइमरी सिम्टम इज अ क्रॉनिक कफ विदाउट अदर क्लासिक अस्थमा सिम्टम। कफ वेरिएंट अस्थमा प्राइमरी सिम्टम इज क्रॉनिक कफ। प्राइमरी सिम्टम्स में क्या होना? एक क्रॉनिक कफ होना विदाउट अदर क्लासिक अस्थमा सिम्टम्स।
कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द अस्थमा और अदर एलर्जिक कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा की वजह से या फिर अदर कंडीशन की वजह से होना। सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका एक्सपोजर टू एलर्जेंस, एलर्जेंस के एक्सपोजर होने की वजह से, टोबैको एंड स्मोक की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से आपको हो सकता है, राइट। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन से आपके फैक्टर इंक्लूड हैं? एक्सपोजर टू एलर्जेंस, एलर्जेंस होने की वजह से, एक्सपोजर होने की वजह से, टोबैको की वजह से, पोलन ग्रेन की वजह से, स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से आपको ये हो सकता है, डस्ट माइट की वजह से भी आपको ये हो सकता है। सो ऑल दिस फैक्टर आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रिस्क फैक्टर, रेस्पिरेटरी में आता है आपका पार्टिकुलरली अर्ली चाइल्डहुड, ये अक्सर देखने को मिलता है अर्ली चाइल्डहुड केस में। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में लाइक आपका केमिकल है, डस्ट है, केमिकल की वजह से, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, अदर इरिटेंट इन दी वर्क प्लेस पर और कोई भी फाइन पार्टिकल्स है, डस्ट है, धूल मिट्टी है, उसकी वजह से भी आप पे हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर की वजह से हो सकता है, सम ऑफ ओबिसिटी की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, डाइट की वजह से भी ये हो सकता है। सो ऑल दीज आर कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। नाउ वी आर टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। Asthma involves chronic inflammation of the airway leading to airway hyperresponsiveness, राइट। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपका क्या करता है, लीड कर रहे हैं आपका एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होना, उसका जो रिस्पॉन्सिव है वो इंक्रीज होना, एक्सेसिव रिएक्शन टू दी वेरियस स्टिमुली, वेरियस स्टिमुली में क्या होना, एक्सेसिव आपका रिएक्शन का, एक्सेसिव होना रिएक्शन का आपका इंक्रीज होना, लाइक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होना किस वजह से, ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको का आपका कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसकी वजह से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होना, एयरवे में आपका एडिमा की वजह से हो सकता है या म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अब दूसरा इसकी वजह से क्या कर रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेरियस सेल्स एंड सेल्यूलर एलिमेंट लाइक इसेनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट, मास्ट सेल्स एंड एपिथेलियल सेल। अब जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन में आपका वेरियस टाइप ऑफ सेल का, एलिमेंट का आपका इंक्लूड हो रहा है, सेल्स एलिमेंट का, लाइक इसेनोफिल्स हो गया, टी लिम्फोसाइट है, मास्ट सेल्स है, ये सभी का क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट होना। हाँ, इसमें सेल्स एंड सेल्यूलर एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लाइक आपका इसेनोफिल्स हो गया, टी लिम्फोसाइट है, मास्ट सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होना। नेक्स्ट क्या होता है, थ्री फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एयरवे कॉन्ट्रैक्शन, एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन में यहाँ पर तीन फैक्टर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्रोंको, फर्स्ट है ब्रोंकोस्पाज्म, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल्स, ब्रोंकियल मसल्स का आपका कॉन्स्ट्रिक्शन होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, दिस इज द ब्रोंकोस्पाज्म। इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ऑफ द एयरवे वॉल्स, एयरवे वॉल्स में आपका स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट है म्यूकस का प्रोडक्शन होना, एक्सेसिव म्यूकस लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ एयरवे, एक्सेसिव म्यूकस की वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज होना आपके एयरवे में। अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, व्हीजिंग, हाई पिच विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के समय पर आपको क्या होना, साइन एंड सिम्टम, व्हीजिंग साउंड होना, हाई पिच विस्लिंग साउंड होना, मतलब सीटी बजता हुआ साउंड होना, हाई पिच साउंड होना ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, ब्रीदिंग लेते समय, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग पार्टिकुलरली ऑन एक्सर्शन, जब भी कोई ऐसा हैवी वर्क करेंगे एक्सर्शन के समय पर क्या होना, ब्रीथिंग आपका डिफिकल्टी होना, चेस्ट में आपके टाइटनेस होना, फीलिंग ऑफ प्रेशर और टाइटनेस इन दी चेस्ट, चेस्ट में आपका फीलिंग ऑफ प्रेशर एंड फीलिंग ऑफ आपका टाइटनेस होना, कफिंग होना, कफिंग ऑफन बोर्स एट द नाइट, रात के समय में ज़्यादा आपको कफिंग होना, कफिंग बोर्स एट नाइट के समय पर और अर्ली मॉर्निंग के समय पर ज़्यादा कफिंग होना, राइट। सो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, फर्स्ट है व्हीजिंग, हाई पिच whistling साउंड, high pitch whistling sound during the breathing, shortness of breath, difficulty in breathing particularly on exertion, chest tightness, feeling of pressure,
tightness in chest, coughing often bothers at night and early morning. नेक्स्ट है अदर मैनिफेस्टेशन में आपका इंक्लूड फटिग ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ब्रीथिंग, फटिग होना ड्यू टू एफर्ट ऑफ ब्रीथिंग की वजह से, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस होना, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस क्या होना, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में डिफिकल्टीज होना, प्रॉब्लम कॉज होना, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना ड्यू टू compromise एयरवे डिफेंस, फीवर 100 डिग्री और हायर, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, increased respiratory rate, extreme anxiety caused by the breathing difficulty in talking or walking, restlessness, diaphoresis, mental confusion, fatigue and headache. Other symptoms में है fatigue, reduced exercise tolerance, frequent respiratory infection, fever 100 degree or higher, chest and abdominal pain, increased respiratory rate, extreme anxiety caused by breathing difficulty in talking or walking, restlessness, diaphoresis, mental confusion, fatigue and headache. Next, diagnostic evaluation. Spirometry measure the volume and speed of the air that can be inhaled and exhaled. Peak flow meter measure peak flow expiratory rate PEFR. Allergy testing, allergy technique identify specific allergens, trigger symptoms. X-ray chest to rule out other condition. Next, methacholine challenge test assess airway hyperactivity. अगला मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन में आपका इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्रेन मॉडिफायर, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एलएवीएस, मिथाइलजेंथिन कॉम्बिनेशन इनहेलर, क्रोमाइल सोडियम, ओलिमिजुमेब, राइट। लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन में आपका इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, राइट, मिथाइल जेंथिन्स कॉम्बिनेशन इनहेलर, क्रोमाइल सोडियम, olamide, quick relief medication, short acting beta agonist, anticholinergic, oral and IV corticosteroid. Non-pharmacological intervention, oxygen therapy, postural drainage and chest physiotherapy, cupping and deep breathing exercise, breathing technique, relaxation technique, and avoidance of trigger, identify and avoidance allergens. 4 irritant, lifestyle modification, weight loss, regular exercise, breathing exercise, asthma action plan, personalized plan for managing symptom and exacerbation. All right, so all these are the non pharmacological intervention. Now we are talk about nursing management of a patient with asthma. अस्थमा के पेशेंट में अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए उसके सो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका है पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन चेक करना, कंप्लीटली पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना, ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेट है, टेम्परेचर, पल्स रेट है, एक्सेट्रा, सभी को कंप्लीटली चेक करना, पेशेंट के स्टेटस को असिस्ट करना। डायग्नोस्टिक बनेगा इसमें आपका इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का और एंजाइटी का। डेफिशिएंट नॉलेज का भी आपका डायग्नोसिस बन सकता है, डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द डिसीज एंड इट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन में आपका आएगा मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, रेगुलरली चेक ब्रीथिंग पैटर्न, लंग साउंड एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, राइट। सो मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना,
रेगुलरली चेक करना, ब्रीथिंग पैटर्न को, लंग साउंड को एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन को। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर मेडिकेशन, एंश्योर टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड एजुकेट द पेशेंट अबाउट देयर यूज। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, एंश्योर टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन को एंश्योर करना ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड एजुकेट द पेशेंट अबाउट देयर यूजेस। Educate the patient and family, teach about asthma trigger, correct use of inhaler and action plan. Educate the patient and family, patient को और उनकी family को educate करना, teach about asthma, अस्थमा के बारे में टीच करना, ट्रिगर किस वजह से हो रहा है, कॉजेज क्या है, क्या उसको ट्रिगर कर रहा है, करेक्ट यूज ऑफ इनहेलर के बारे में बताना, एक्शन प्लान के बारे में टीच करना, प्रमोट हेल्थी इन्वायरमेंट को प्रमोट करना, एडवोकेट फॉर अ स्मोक फ्री इन्वायरमेंट के बारे में पेशेंट को एडवाइस देना, कंट्रोल करना जो भी एलर्जेंसी किस एलर्जेंसी हो रहा है उनको कंट्रोल करना, पेशेंट को एनकरेज करना फिजिकल एक्टिविटी के लिए, रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को रिकमेंड करना एक्सरसाइज, एंड मॉनिटर फॉर द एक्सरसाइज इंड्यूस सिम्टम, जो भी सिम्टम्स है उनको मॉनिटर करना, इंड्यूस सिम्टम को। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर मेडिकेशन, लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट एंड कंटिन्यूस एजुकेशन to ensure that patient can lead active and healthy lives. All right, so thank you all for this from my side. I hope you understood it. If you have any doubt regarding this, you may ask. सो लेट्स क्विकली सम अप। यहाँ पर हमने देखा ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, ब्रोंकियल अस्थमा का इंट्रोडक्शन हमने जाना। ब्रोंकियल अस्थमा में ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपका एपिसोड ऑफ विजिंग होना, ब्रीथलेसनेस होना, चेस्ट टाइटनेस होना, कफिंग होना एक्सेट्रा ये आपको हो सकता है। दिस एपिसोड आर ऑफन लिंक टू वाइड स्प्रेड बट वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें हो सकता है जो कि आपका रिवर्सिबल हो सकता है स्पॉन्टेनियसली और ट्रीटमेंट के साथ। टाइप ऑफ अस्थमा में आपका एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, नॉन एलर्जिक हो सकता है, एक्साइज इंड्यूस हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हो सकता है, एस्प्रिन इंड्यूस हो सकता है, कफ वेरिएंट अस्थमा आपका हो सकता है। कॉजेस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, रेस्पिरेटरी फैक्टर, ऑक्सीजन एक्सपोजर की वजह से, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से आपको ये हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस होना, कफिंग होना, अदर सिम्टम फटीग होना, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस होना, फीवर होना ओवर 100 डिग्री, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिफिकल्टी और टॉकिंग और वॉकिंग, रेस्टलेसनेस, डायफोरेसिस एक्सेट्रा। डायग्नोस्टिक में स्पायरोमेट्री, पीक फ्लोमीटर, एलर्जी टेस्टिंग, एक्सरे चेस्ट एंड मिथाइलकोलिन चैलेंज टेस्ट। मेडिकल मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशंस, एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ऑक्सीजन थेरेपी, पोस्चुरल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ऑलराइट, सो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल द टाइम गुड बाय, बाय बाय।